नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया के बारे में। बाबर कैसे भारत में आया, किस तरीके से पहली पानीपत की जंग इसने लड़ी, कैसे ये जंग ये जीता, बाद में कैसे विस्तार किया और कैसे कुछ ही सालों में बाबर फिर मर गया। जो भी इसने कब्जाया था कभी जेन्युइनली इसको एंजॉय कर नहीं पाया, मगर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। ना फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको समझना होगा बेसिक्स के बारे में कि बाबर आया कहां से था। क्या बाबर अफगानिस्तान से आया था, ईरान से आया था? तो इसका आंसर है नहीं। बाबर एक्चुअली आया था मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान से। आपको पता होगा सेंट्रल एशियाई देश है उज्बेकिस्तान। आज के समय हम लोग इनको लोन देते हैं बहुत सारे, हम इनकी हेल्प करते हैं। इंडिया के काफी अच्छे रिलेशन है उज्बेकिस्तान के साथ, मगर आज से कई सदियों पहले एक वॉरलॉर्ड यहाँ से उठा बाबर के नाम से और उसने एक एक करके बहुत सी आसपास की जो जमीनें हैं कैप्चर करी। मॉडर्न डे पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया कैप्चर किया और फिर ये पहुंचा इंडिया में। और भारत में ही बाबर की जिंदगी की सबसे बड़ी जो जंगें हैं वो लड़ी जानी थी। मगर पहले आपको जानना होगा कि बाबर उज्बेकिस्तान से भारत पहुंचा कैसे और उज्बेकिस्तान में भी बाबर का क्या स्टेटस था। देखिए, बाबर का जो पूरा नाम था वो था जहीर अल दीन मोहम्मद और इसका जन्म हुआ था फरगना में। फरगना आप कह लीजिए एक रीजन है मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान का। बाबर के एंसेस्टर्स को आप अगर देखें तो आप कह सकते हैं बाबर एक तरीके से रॉयल फैमिली से था। जो बाबर की मदर थी निगार खानूम, ये एक्चुअली सक्सेसर थी चंगेज खां की। बताया जाता है कि इनके जो परदादा थे, परदादी थी, वो कहीं ना कहीं से रिलेटेड थी चंगेज खां से। और जो बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा द सेकंड, ये कहीं ना कहीं से वंशज थे तैमूर के। तो यहाँ पर आप पूछेंगे अच्छा तो बाबर क्या एक मंगोल था या फिर आप कह सकते हैं कि ये बस एक सेंट्रल एशियन आदमी था? तो देखिए, हिस्ट्री बुक्स में लिखा होता है कि बाबर एक तुर्क था। अब यहाँ पे आप पूछेंगे तुर्क क्यों था, तुर्क क्यों कहते हैं? देखिए, बाबर को तुर्किक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो तुर्क लोग हैं ये सिर्फ आपको टर्की में नहीं मिलेंगे। हालांकि कंट्री का नाम टर्की है तो लगता है कि सारे टर्क्स यहीं पर रहते होंगे, मगर जो टर्क्स हैं ये आपको मिलेंगे एजरबाईजान में। उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान, नाम से पता लग रहा है टर्किश लोगों की जमीन है ये। उसके अलावा उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इवन कजाकिस्तान, ये जो सारे देश हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे तुर्किक लोग। तुर्क अपने आप में एक एथनिसिटी है, जिस तरीके से बंगाली एक एथनिसिटी है। बंगाली आपको मिलेंगे वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, इवन ओडिशा के नॉर्दर्न पार्ट्स में भी आपको मिलेंगे, बिहार में भी मिलेंगे। उसी तरीके से तुर्क आपको मिलेंगे टर्की से लेकर उज्बेकिस्तान तक। और आप लोग जान के हैरान होंगे, मगर बाबर आज के समय एक नेशनल हीरो है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान में। यहाँ पर बाबर के बहुत सारे आपको पुतले मिलेंगे। लोग प्राउड फील करते हैं बाबर को लेकर के ये वो आदमी था जो उज्बेकिस्तान से उठा और बाद में पूरा इंडिया का एक बहुत ही बड़ा एरिया इसने कैप्चर कर लिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसने कई सदियों तक बाद में हिंदुस्तान पर राज किया था। और इसलिए रिसेंटली ये भी देखा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यह भी डिक्लेयर किया है कि उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान मिलकर बाबर की जिंदगी पर एक मूवी बनाएंगे। अब वो फिल्म कैसी होगी मुझे पता नहीं, मगर पाकिस्तान में भी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं बाबर के बारे में। सो अब तक आप ये समझ गए कि बाबर पैदा हुआ था उज्बेकिस्तान में, मगर अचानक से ही इंडिया में क्यों आ गया? इंडिया में इतना बड़ा इसने एक्सपेंशन क्यों किया? देखिए, पहली बात तो आपको यहाँ पर यह जानना होगा कि जब बाबर ने अटैक करना स्टार्ट किया था इंडिया के आसपास, मॉडर्न डे इंडिया के आसपास, तब उस वक्त ईयर था 1524 से लेकर 1525 के आसपास। और उस वक्त नॉर्थ इंडिया में राज कर रही थी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी बेसिकली अफगानी थे। ये अब यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये इनका मैप है, ये यहाँ पर थी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी शुरू हुई थी 1451 में और ये चली 1526 में। लोधी डायनेस्टी को ऑफकोर्स खत्म किया था बाबर ने इन्वेजन करके। अच्छा, अब दिल्ली में इन लोगों का राज है और इन लोगों की प्राइमरली शुरुआत हुई थी अफगानिस्तान से। और लोधी डायनेस्टी का उस वक्त एम्परर था इब्राहिम लोधी। ये दिल्ली में राज कर रहा था। दिल्ली से ये पूरे नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा एरिया कंट्रोल कर रहा था। मगर बहुत ही जल्द इब्राहिम लोधी की जंग होने वाली थी बाबर के साथ। अब यहाँ पे आप पूछेंगे तो बाबर बस अचानक से रैंडमली आ गया, उसने कहा कि ठीक है इब्राहिम लोधी से मैं लड़ूंगा? तो इसका आंसर है नहीं। इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, हो क्या रहा था उस टाइम के लोधी डायनेस्टी में काफ़ी बंटवारा था, काफ़ी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थी, भाई भाई के अगेंस्ट खड़ा था, पावर को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रीड थी। और इस सब के बीच में क्या होता है, मैं ऑफकोर्स ये बात थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बता रहा हूँ। इस बीच क्या होता है कि दौलत खान लोधी, जो अंकल था इब्राहिम लोधी का, इसने चिट्ठी लिखकर बाबर को इनवाइट किया। उसने यहाँ पर कहा कि देखो, तुम ऑलरेडी पंजाब के, नॉर्दर्न पंजाब का जो कुछ एरिया है उसको वैसे ही कब्जा चुके हो,
आओ हमारे साथ खड़े हो, दौलत खान लोदी तुम्हारी मदद करेगा। बाबर और दौलत खान लोदी मिलकर इब्राहिम खान लोदी को हरा देंगे और लोदी डायनेस्टी को ऑल टुगेदर हम चेंज कर देंगे। बाबर को बहुत सारी यहाँ पर लूट मिलेगी और दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी को रिप्लेस कर देगा दिल्ली में। ये थी यहाँ पर स्टोरी, सिर्फ एक पावर स्ट्रगल थी। और आप अगर दौलत खान लोदी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये प्लान ऑलमोस्ट काम कर ही गया था। मगर यहाँ पे हुआ क्या कि बाबर जब उज्बेकिस्तान से नीचे आया और उसने मॉडर्न डे पाकिस्तान का जो बहुत सारा एरिया है ये कब्जाने में हेल्प करी दौलत खान लोदी की, उसके बाद क्या हुआ कि दौलत खान लोदी के आसपास के जो लोग थे उनमें भी पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। बेसिकली यूनिटी बहुत ज़्यादा कम थी इन लोगों में, कॉन्स्टेंटली पावर को लेकर एक दूसरे को बैकस्टैब कर रहे थे। और कुछ ही महीनों में देखा गया कि दौलत खान लोदी के आसपास के जो लोग थे और दौलत खान लोदी ने एक दूसरे को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय ही कर दिया। और उसके बाद बाबर ने सडनली ये देखा कि जिस आदमी ने मुझे इनवाइट किया था वो खुद बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो खुद बर्बाद हो चुका है। अब मेरे सामने ऑप्शन है, मेरे सामने एक चांस है कि अब मैं खुद दिल्ली पे अटैक कर सकता हूं और खुद अपना साम्राज्य यहां पर स्थापित कर सकता हूं। बाबर के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, मगर उसको ये पता था कि इब्राहिम लोदी की आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी है। बाबर की मैक्सिमम जो आर्मी थी घुड़सवारों की थी, वहाँ पे 12 से लेकर 15,000 के आसपास घुड़सवार थे। जो आसपास का एरिया उसने कब्जाया था अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया, वहाँ से वो कुछ लोगों को ले सकता था। मगर तब भी इब्राहिम खान बहुत स्ट्रांग था। बाबर को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए था, बाबर को एक एक्स्ट्रा पावर चाहिए थी जिससे ऑल टुगेदर वो इब्राहिम लोदी को जेन्युइन तरीके से डैमेज कर पाए। और ये जो एक्स्ट्रा पावर बाबर को चाहिए थी वो थी आर्टिलरी। देखो, हिंदुस्तान की धरती पर इससे पहले बहुत सी जंगें हुई थी, बहुत बार लड़ाइयाँ हुई, बड़ी वॉर्स हुई। पृथ्वीराज चौहान की कई जंगें हुई, मोहम्मद गौरी के साथ इब्राहिम लोदी ने कई जंगें लड़ी। मगर किसी भी जंग में इससे पहले तोपों का इस्तेमाल नहीं हुआ था, आर्टिलरी का इस्तेमाल नहीं हुआ था। बहुत ही बड़े स्केल पर आर्टिलरी आप कह लीजिए काफ़ी हद तक लिमिटेड थी। अब इस बीच क्या होता है, ओटोमन एम्पायर का गन मास्टर उस्ताद अली कुली ये मिलता है बाबर को और बाबर इस आदमी को ये कहता है कि अपनी तोपें मुझे दे दो, तुम अपनी सहायता दो मुझे इस जंग में, पानीपत की जंग में, और अगर दिल्ली हमने कब्जा ली तो मैं बहुत सारी लूट तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे वेट, ऑटोमन एम्पायर उस वक्त था? तो हाँ, इसका आंसर है बिल्कुल, ऑटोमन एम्पायर उस वक्त बन चुका था, काफ़ी ये फैल भी चुका था ऑटोमन एम्पायर उस टाइम। और सिंस बाबर भी एक टर्क था और ऑटोमन एम्पायर को भी टर्किश लोग ही चला रहे थे प्राइमरली, तो उस्ताद अली कुली के कुछ रिलेशन भी थे बाबर के साथ। तो उस्ताद यहाँ पर मान गया और सडनली बाबर के पास आ गई तोपें। और तब बाबर को लगा कि ओके, मेरे पास एक बार को लोग कम हो मगर जो टेक्नोलॉजिकल मेरे पास एडवांटेज है इससे मैं इब्राहिम लोदी को हरा सकता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं 1526 में। 1526 हिस्टोरिक साल भारत की हिस्ट्री में। पानीपत की पहली जंग इसी साल हुई थी। बाबर उज्बेकिस्तान से ऑल द वे अपनी एक ह्यूज आर्मी, करीब बताया जाता है, कई एस्टिमेट्स है 12,000 से लेकर 25,000 सोल्जर्स की अपनी आर्मी लेकर पानीपत में पहुंच जाता है। इब्राहिम लोदी भी इसके सामने खड़ा है और दोनों इस धरती पर डिसाइड करने वाले थे कि हिंदुस्तान पे राज, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया पे राज कौन करेगा। नाउ अब देखते हैं पानीपत की पहली जंग में क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये है बाबर की सेना ऊपर और नीचे यहाँ पे है इब्राहिम लोदी की सेना। और नोटिस करेंगे यहाँ पे आप कि बाबर ने कार्ड्स बिछा रखी हैं और कार्ड्स के ऊपर या तो तीरंदाज थे बाबर के या फिर बाबर की जो आर्टिलरी के लोग थे ये यहाँ पर चढ़े हुए थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था बाबर के लिए इस सेटअप में लड़ना, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास थे हाथी, बहुत सारे हाथी, और ये हाथी बाबर की सेना को कुचल देते अगर बाबर के पास तोपें ना होती। ना हुआ यहाँ पर क्या, इब्राहिम लोदी को सिंपल यहाँ पे लगा कि बाबर के पास मुझसे बहुत ज़्यादा कम सैनिक है, सीधा कुचल दो इसकी आर्मी को। इब्राहिम लोदी ने सीधा यहाँ पे अटैक का ऑर्डर दिया और लोदी की आर्मी आगे बढ़ी। सबसे आगे यहाँ पर थे हाथी, मगर हाथियों पर बाबर की जो यहाँ पर कैनन्स हैं, जो तोपें हैं, उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इससे लोदी की जो आर्मी है इसको कुछ नुकसान हुआ। हाथियों का आप इमेजिन कर सकते हैं बहुत ही तेज़ स्पीड से जब कैनन के गोले हिट करेंगे तो काफ़ी हाथी वहीं पे बैठ जाएंगे, वो आगे अटैक नहीं कर पाएंगे। लोदी ने फिर भी कोशिश करी, अपनी जो कैवलरी है, जो घुड़सवार है, उनको आगे भेजा, मगर जो लोदी के घुड़सवार थे उनको बाबर के घुड़सवारों ने पीछे धकेल दिया। इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे लोदी को एक्चुअली कुछ समझ नहीं आया कि इस टैक्टिक के अगेंस्ट मैं करूं क्या, क्योंकि उसने भी अपनी ज़िंदगी में इस टाइप की जंग कभी लड़ी नहीं थी जहां पर रास्ते में बहुत सारी ये गाड़ियां बिछी हुई हैं, ये कार्ड्स बिछी हुई हैं और पीछे से जो तोप है ये लगातार गोले बरसा रहे हैं। और बीच में देखिए एक बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ ये हुई कि जब बाबर ने लगातार फायरिंग करी अपनी तोपों से
तो इब्राहिम लोदी के कई जो हाथी थे ये डर के मारे जब वापस भागे, इन्होंने अपनी ही बहुत सारी आर्मी के लोगों को कुचल दिया। यहाँ पे आप देखेंगे ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इब्राहिम लोदी के जो हाथी थे जब डर के मारे, क्योंकि इतनी वहाँ से फायरिंग हो रही थी बाबर की साइड से कि हाथी जब पीछे मुड़े तो हाथियों ने ही बहुत सारे सोल्जर्स को मार डाला। तो यहाँ तक आप कह सकते हैं इब्राहिम लोदी अपना सारा एडवांटेज हार चुका था। इसकी आर्मी कंप्लीटली आप कह लीजिए सरप्राइज थी कि ये हो क्या रहा है। इन्होंने कभी भी इस टाइप की वॉर नहीं लड़ी थी। और फिर इब्राहिम लोदी खुद आगे सामने आया, इसने कोशिश करी कि बाबर से ये खुद लड़े, मगर ये ज़रा उस वक्त कुछ कर नहीं पाया था। इसके बहुत सारे लॉसेस हो चुके थे, लगातार आर्टिलरी से फायरिंग हो रही थी, तीरंदाज लगातार अटैक कर रहे थे और इब्राहिम लोदी की यहाँ पर हार हो जाती है। बाबर पहली पानीपत की जंग जीत जाता है और ये जंग जीतने की खुशी में बाबर ने फिर बाद में 1527 में पानीपत में ही एक मस्जिद बनवाई। इस मस्जिद का नाम है काबुली बाग मस्जिद। इट इज़ टू मार्क द विक्ट्री ऑफ बाबर ओवर इब्राहिम लोदी। नाउ पानीपत की पहली जंग जीतकर बाबर ने काफ़ी हद तक ये तो इंश्योर कर लिया कि नॉर्थ इंडिया में इसका कब्जा हो जाएगा, मगर इसके सामने एक और चैलेंज अभी बचा था, एक और बहुत ही ज़रा बड़ा चैलेंज, द राजपूत एम्पायर, जिसको लीड कर रहे थे राणा सांगा। राणा सांगा एक राजपूत रूलर थे ऑफ द सिसोदिया डायनेस्टी फ्रॉम मेवाड़। और अब समीकरण ऐसे हो गए थे कि जो अफगानी थे वो राणा सांगा के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बाबर को रहना पड़ेगा, बाबर ने लोधी डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया है, बाबर को हम लोग अटैक करेंगे राणा सांगा के साथ मिलकर। तो कई अफगानियों ने राणा सांगा की हेल्प करी और उसके बाद देखा गया कि एक और बहुत ही बड़ी जंग हुई, बैटल ऑफ खांडवा। नाउ बैटल ऑफ खांडवा के बारे में मैं क्या कहूँ। अब जो मैंने आपको बैटल अभी दिखाई है ना, बैटल ऑफ पानीपत, इमेजिन करो सेम बैटल, बस दुगने स्केल पर। हिस्टोरियंस यही कहते हैं कि बैटल ऑफ खानवा ऑलमोस्ट बैटल ऑफ पानीपत का एक रिपीट ही था, बस एक बहुत ज़्यादा बड़े मैग्नीट्यूड पे। और 1527 में बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को हराकर बाबर ने अपनी जो ओवरऑल रीच है ये इंडिया में और ज़्यादा डीप कर ली थी। और यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि बैटल ऑफ खानवा हारने के बाद राणा सांगा यहीं पर वीरगति को प्राप्त हो गए। ये एक्चुअली पीछे हट चुके थे और इनकी जो फोर्सेस थी ये चित्तौड़ तक सीमित थी और ये फिर से बाबर को अटैक करना चाहते थे। राणा सांगा जानते थे कि बाबर को हराया जा सकता है और ये फिर से अटैक कर देते बाबर को, मगर अनफॉर्चुनेट देखिए बात यहाँ पर ये हो जाती है कि 1528 में इन्हीं के जो शेफ्स हैं, इन्हीं के एम्पायर के शेफ्स इनको जहर दे के मार देते हैं। इंटरनल पावर स्ट्रगल यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाती है। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि इनके एम्पायर के लोगों को डर ये था कि लगातार वॉर कर करके एम्पायर को काफ़ी लॉस पहुँचा देंगे। मगर मैं आपको ये बता दूँ कि राणा सांगा अगर वेट करके बाबर को बाद में अटैक करते तो हो सकता है कि वापस ये दिल्ली कब्जा भी सकते थे। क्योंकि हुआ यहाँ पर क्या कि बाबर की मौत 1530 में खुद ही हो गई। बाबर बीमार होकर मर गया था इंडिया में और बाबर के बाद जो इसका बेटा था हुमायूं, इसने मुगल साम्राज्य को संभाला। और बाबर के मरने तक आप अगर देखो ये बन चुका था भारत का नक्शा बाबर की मौत तक। यहाँ पे आप देखोगे ये जो रीजन है ये सफाविद संभाल रहे थे ईरान के। ये जो एरिया था यहाँ पर पूरे नॉर्दर्न इंडिया का ये मुगल एम्पायर संभाल रहा था और बहुत ही जल्द इन द फ्यूचर मुगल एम्पायर का और विस्तार ही होना था। कई इनके एम्परर्स आए और धीरे धीरे मुगल एम्पायर फैलता गया, मगर इस सब की शुरुआत हुई थी बाबर से। और सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है बाबर की लाइफ की कि जो एरिया इसने कब्जाया, जो एम्पायर की स्थापना इसने करी, कभी इस एम्पायर को अपनी ट्रू ग्लोरी में ये देख नहीं पाया। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ी और 4 साल के अंदर अंदर भारत में ही मर गया। तो ये थी वीडियो बाबर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया की। अगर कोई हिस्ट्री का एक सर्टेन टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसके बारे में लिखिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर कोई और लिखता है उसके बारे में तो आप उसकी कमेंट को लाइक भी दे सकते हैं ताकि मुझे पता लग सके कि बेसिकली आप किस टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं। इट कैन बी अबाउट एनी टॉपिक इन द वर्ल्ड, इट कैन बी अबाउट मुगल एम्पायर, इट कैन बी अबाउट वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1। आप लिखेगा इसके बारे में, आपकी सजेशंस मिलती है एंड वी विल मेक मेनी मोर हिस्ट्री लेक्चर्स इन द फ्यूचर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक बाय एनी कोर्स यूजिंग द कोड PD10 और यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपके सामने खुलेगा ये पेज। और आप कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, CDS, IIT, JEE,
नीट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं थ्रू अनअकैडमी। मगर यहाँ पर जो कोर्सेज के प्राइस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता है नहीं। यूज द कोड PD10। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर करना है फॉर UPSC, क्लिक ऑन UPSC CSE, गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं, नेवर पे दीज प्राइसेस, सिंपली यहाँ पर कोड डालो PD10 और प्राइसेस यहाँ पर अपने आप गिर जाएंगे। सो यूज द कोड एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।